Welcome to online classes. So as you all know, we are discussing chapter 1 history class 8. In this chapter we have discussed on the basis of renewability, on the basis of development and on the basis of origin. We have discussed all the types of natural resources. कि किन किन बेसिस पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये हमने देख लिया था और हमने सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे. हमारा जो लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने आपको रिव्यू दिया था, वो था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कितने बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था. अब यहाँ पे देखिए, रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड community owned resources, third national resources and fourth international resources. ये मैंने आपको कल भी ओवरव्यू दे दिया था कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज एक पर्सन के पास होते हैं. जैसे मैं हूं तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, कुछ है, तो उसके में जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन सब पे किसका हक होगा? एक इंडिविजुअल का हक होगा. अब मान लो मेरे जैसे कई सारे इंडिविजुअल्स है, आप हो, मैं है, कुछ और भी लोग हैं, वो सब मिल गए, वो इन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल बना दिया. अब ग्रुप ऑफ पीपल बनाने के बाद उन्होंने क्या किया? एक कम्युनिटी बना दी. आप सब जानते हैं कि जब भी कोई कम्युनिटी बनती है तो कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं. तो ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर एरिया चुनते हैं, उसमें रहते हैं, तो वहां के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अपने आप में डिवाइड करेंगे. उन सब पे हक किसका होगा? उस कम्युनिटी वालों का होगा, और का नहीं होगा. और फिर नेशनल रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया था नेशनल रिसोर्सेज के बारे में. जैसे इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री है, तो पॉलिटिकल जो इंडिया की बाउंड्री है उसके अंदर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब पे किसका हक है? उन सब पे हक है इंडिया का. अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज लाइक अंटार्कटिका, ओपन सी, जो हमारा ये पूरा आधे से ज्यादा ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, तो ये जो ओपन सी है उस पे किसका हक है? वहां पे कई तरीके की रिसोर्सेज हैं. सो इसके लिए कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, जिसमें कई तरह की कंट्रीज जो है साथ में, नेशन साथ में और मिलके जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बनाए. तो इन सब ने ये बताया कि ओपन सी में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है. तो एक्सट्रैक्शन का कुछ ना कुछ राइट दे दिया गया कुछ कंट्रीज को कि आपको इतनी पेमेंट देनी होगी और इसका आपको राइट मिल जाएगा, और इतना हद तक आपको एक्सट्रैक्शन की अनुमति हम दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते. तो चलिए, ये तो मैंने आपको कल ओवरव्यू दे दिया था. आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. तो दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जांपल, फार्मलैंड इज ओन्ड बाय फार्मर्स. फार्मलैंड है वो फार्मर्स ओन करते हैं. एंड अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी. कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, these resources are available to all the members of a community. जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ponds, public parks, picnic spots, all these things. Now playground, ये सब भी क्या है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते हैं. प्लेग्राउंड को ऐसा नहीं है एक प्लेग्राउंड इस जगह पे है, तो यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है, जो एरिया है, पर्टिकुलर लोकेलिटी है वहां की, वही लोग वहां पे जो है क्रिकेट वगैरह और जो भी उन्हें गेम्स खेलने, आउटडोर गेम्स, वो वहां पे खेल सकते हैं. तो कम्युनिटी के लिए other person can also play on that playground, but still the community own that playground. अब now are available to all the community members. जितने भी community members हैं वो सब इन pond के, lake के, सबके लिए divided होगा. अब next थर्ड क्या आ जाता है? थर्ड आ जाएगा हमारा national resources. जैसे इंडिया को आप माइंड में लेके चलिए, इंडिया क्या है? एक नेशन है. हम नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं. ऑल द मिनरल्स, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, that is 19.2 kilometer. अगर इसे nautical miles को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो from the coast are included in national resources. जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, इसमें जो क्या दिया हुआ है कि जितने भी वाटर रिसोर्स हैं, जंगल हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लैंड है, ओशन है, ओशन में भी 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है, उन सब पे इंडिया का हक है. अगर इंडिया को हम नेशन की तरह कंसिडर करते हैं, जो कि नेशन है. तो देखिए, आपको ये इंडिया का मैं एक मैप बना के बता देता हूँ. यहाँ पे जैसे इंडिया है, सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इंडिया है. कैसा है आप जानते हैं, ये यूं करके सपोज इट इज इंडिया. अब अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे ये क्या दिया रखा है आपको?
ये इंडिया का कोस्ट दे रखा है, नीचे क्या है, नीचे इंडियन ओशन है, यहाँ पे कोस्ट है ये। अब यहाँ से जो है कितनी दूरी तक, 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 19.2 किलोमीटर तक का जो ये एरिया है ना, यहाँ तक का ये पूरा जो एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स तक का, यहाँ तक का एरिया इंडिया का है। क्या है, यहाँ तक का एरिया जो कोस्ट वाला है, ये सब पे 12 नॉटिकल माइल्स तक का ये पूरा इंडिया का। यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज होंगे ओशन के, वो इंडिया के होंगे, और ये पॉलिटिकल बाउंड्री इंडिया की है, वो सारे होंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया ये नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। चलिए, ये तो हमने देख लिया नेशनल रिसोर्सेज। अब ओशन जो इसके भी बाहर है, तो बाहर इंडिया का कोई राइट नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही है इंडिया का फुल राइट। उसके बाद राइट होगा बट लिमिटेड राइट। अब यहाँ पे देखिए एक फैक्ट भी आपको दिया हुआ है, फैक्ट देख लेते हैं पहले अपन। सर्टेन रिसोर्सेज फॉल अंडर मोर देन वन क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल एयर, सनलाइट आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एज वेल एज उबिक्विटस रिसोर्स। ये हमने देखा था उबिक्विटस रिसोर्सेज के बारे में, उसके बारे में ये आपको बताएगा। उबिक्विटस रिसोर्सेज मैं आपको पिछले वाली क्लास में बता चुका। अब आ जाइए इंटरनेशनल रिसोर्सेज को देख लेते हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज आउटसाइड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन सी एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, उसकी बात चल रही है। अब ये जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, ये 12 नॉटिकल माइल्स इंडिया का एग्जांपल लेके बताया, जैसे कि 12 नॉटिकल माइल्स था। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि यहाँ से अगर अपन 24 नॉटिकल माइल्स में 12 में अगर 12 और ऐड कर दे, यहाँ तक का जो ये 24 नॉटिकल माइल्स है, यहाँ तक का जो इंडिया का क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और इसके बाद का जो ये सी हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, ओपन सी आ जाता है, जिसके लिए हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं। ये वही कह रहा है कि द ओशनिक रिसोर्सेज आउटसाइड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन सी। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका जो 200 किलोमीटर के बाद आउटसाइड जो होगा वो क्या होगा, ओपन सी होगा। और नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के मर्जी के बिना आप इन सब का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो नेशंस बन के इंटरनेशनल रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, रिसोर्सेज आते हैं, और इंडिविजुअल से कम्युनिटी वाले रिसोर्सेज। इस तरीके से हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की चीजें होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमें चीजें देखनी है, तो आ जाइए। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज उबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरीके के रिसोर्सेज है भाई, एक तो क्या है उबिक्विटस है, और एक क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, चलिए इनको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। आ जाइए। तो रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एयर विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर आर उबिक्विटस। मतलब सनलाइट और एयर जो हर जगह प्रेजेंट हो ना, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं उबिक्विटस रिसोर्स। उबिक्विटस रिसोर्सेज का मीनिंग आप ध्यान रखिए, इसकी डेफिनेशन जो यहां से लेकर के यहां तक आपको दी गई है कि जो भी, जैसे आपकी सनलाइट है वो क्या है, वो एक उबिक्विटस रिसोर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, एयर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वो क्या है, हमारे आसपास है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो वो उबिक्विटस रिसोर्स। अब देखिए और रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं, जैसे मिनरल्स विच आर फाउंड ओनली इन सम प्लेसेस। तो जो एंटायरली प्रेजेंट होना हमारे एनवायरमेंट में, वो तो क्या है, उबिक्विटस रिसोर्स। और जो बहुत ही कम प्लेसेस पे क्या हो, हमें फाउंड हो, उन्हें लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि आप देखिए कई तरीके से, आप कच्छ देख लीजिए, हमारा रण ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ खंबात है, वहां पे ऑयल के कई तरीके के रिजर्व्स मिले, कई जगह पे मिनरल्स भी मिले हमें। तो वो लोकल एरिया में, उस लोकल एरिया में ही मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब हमें ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं वहां पे, बट अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो गुजरात में होने के बावजूद हम उन्हें एक्सप्लोर नहीं करते, बट उन्हें कर सकते हैं। तो लोकलाइज हो चुके हैं, तो वो वाले मिनरल्स जो कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लोकलाइज। तो दो हो गए। ठीक है, अब देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट। अब क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, वो अनइवन होता है, हर जगह समान नहीं होता। जहां जैसा क्लाइमेट होगा
वहां वैसा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट। द अमाउंट ऑफ एज ऑल्सो अफेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट। क्या भाई, जो एज होगी ना, एज, कौन सा एज, अमाउंट ऑफ एज अफेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट। अब मान लीजिए कोई मिनरल है, वो बहुत ही ज्यादा पुराना है, तो आधे से ज्यादा मिनरल तो पहले ही उड़ चुका है, थोड़ा सा बचा है, तो वो कितना, पर उसकी क्वांटिटी कितनी है वो कौन डिसाइड करेगा? उसकी एज डिसाइड करेगी कि वो कितना पुराना है। अगर वो हाल ही में डिस्कवर हुआ है तो उसको बल्क में हमें मिल जाएगा, बट अगर वो टाइम से हमारे पास था तो हम उसका कई तरीके से एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो आज के टाइम पे बहुत कम हो जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ एज है ना, वो डिटरमाइन करता है या अफेक्ट करता है किसको? क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज को, कितनी क्वांटिटी में या कितनी मात्रा में हमारे पास वो रिसोर्स अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल, कंटिन्यूअस माइनिंग ऑफ मिनरल्स डिप्लीट्स देयर quantities which might have been very high at some time। अब आप सोचिए, अगर कंटिन्यूसली कहीं पे आप एक्सट्रैक्शन करेंगे तो एक टाइम आएगा जब वो रिसोर्स खत्म होने की कगार पे आ जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जो पहले कभी बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी आज कम हो गई है, जस्ट बिकॉज कंटिन्यूसली हम माइनिंग कर रहे हैं। तो मिनरल्स तो हमारे पास लिमिटेड है, आप कंटिन्यूसली माइनिंग करोगे तो आफ्टर सम टाइम the mineral will be gone। Now the next thing, man-made resources। क्या भाई? man-made resources। मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज के तीन प्रकार, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये मैन मेड मीन्स ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज, इट इज ऑल सेम, क्योंकि मैन को हम एज अ सेक्युलर फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं कि मैन और वुमन दोनों को इंक्लूड करें। विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है, some natural endowments are converted into items of utility that have value and worth। क्या होता है कि जब समय बीतता है तो कोई ना कोई चीज आप उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। अब आप देखिए, जब समय बीतेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे रोड्स हैं उनको कन्वर्ट कर देंगे कंक्रीट के रोड्स में। रोड्स तो हर जगह होते हैं, रोड्स क्या है? एक तरीके का रास्ता, हमारे पास रास्ता है, बट वो एक तरीके से पर्टिकुलर शेप में नहीं है, तो हमने उसे कन्वर्ट कर दिया कंक्रीट के रोड में, जिससे वो हमारे लिए सुटेबल हो गया, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब वो इकोनॉमिक वैल्यू हमें दे देता है, उसकी वर्थ होती है। तभी तो आपको टोल टैक्स क्यों वसूला जाता है? टोल टैक्स इसीलिए वसूला जाता है क्योंकि भाई वो कंक्रीट का बनाया हुआ है, कंक्रीट की वैल्यू है, और इस वजह से उसकी यूटिलिटी मीन्स उसका यूज, उसकी वर्थ। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की यूटिलिटी होती है, उनका अपना खुद का वैल्यू होता है, वर्थ होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमन की स्किल लगी होती है। अब हम ह्यूमन स्किल पढ़ेंगे। ह्यूमन स्किल क्या है? वो खुद एक रिसोर्स है, ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। द टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट सच रिसोर्सेज इज इंप्लीमेंटेड बाय मैन। अब कंक्रीट बनाने में जो टेक्नोलॉजी लगी है वो किसने बनाई है टेक्नोलॉजी? वो टेक्नोलॉजी किसी और मशीन ने तो नहीं बनाई, वो मशीन को भी इंसान नहीं बनाया। तो मैन मेड रिसोर्सेज, and these resources are called man-made resources। Example, crude petroleum obtained from nature is refined to produce petrol, diesel and gasoline। अब आप सब जानते हैं कि पेट्रोलियम जब भी आप एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम लैंड तो किस फॉर्म में होगा? वो क्रूड फॉर्म में होगा। अब क्रूड फॉर्म में अगर वो होगा तो आप उसे यूज नहीं कर सकते, आप क्रूड फॉर्म वाले पेट्रोलियम को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रिफाइनरी बनानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में कई तरीके की रिफाइनरीज बनी हुई है, तो वो इसी वजह से बनी हुई है क्योंकि पेट्रोलियम को कन्वर्ट करके वो क्रूड वाले को हम डीजल, पेट्रोल और गैसोलीन में बदल देते हैं, जिनका हमारी व्हीकल्स में यूज होता है। तो इस तरीके से हमने देख लिए मैनमेड रिसोर्स। अब आ जाइए किसमें? ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम किसको देखेंगे? अब हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को देखें हम, तो चलिए देख लेते हैं। ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। ह्यूमन मेड में सिर्फ यही एग्जांपल नहीं है, आप रोड देख लीजिए, बिल्डिंग देख लीजिए, मोन्यूमेंट देख लीजिए, ब्रिज देख लीजिए, एवरीथिंग इज मेड बाय ह्यूमन, और मे बी इन दिस चैप्टर सॉरी मैन। तो मैन की वजह से ये सारी चीजें होती है, मैन ही सारी चीजें टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप करता है जो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करता है। बट द ह्यूमन इटसेल्फ इज द रिसोर्स।
So people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. टेक्नोलॉजी कोई गॉड गिवन तो नहीं है, तो ह्यूमन ने मेड करी है, तो ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, उसके पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है उसको. दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्स. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स. ये क्या होगी भाई, ये इसकी डेफिनेशन होगी. अब एजुकेशन, हेल्थ, हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. अब हेल्थ अगर उसके अच्छी है, उसके पास एजुकेशन उसकी बेटर है, तो उसके पास स्किल ज्यादा होगी, नॉलेज ज्यादा होगी, तो उसकी वैल्यू होगी. तभी तो आपको पे की जाता है. जब भी कोई टीचर हो गया या फिर कोई भी वर्कर हो गया, उसे पे किया जा रहा है, तो किस लिए पे किया जा रहा है? उसके वर्क के लिए. वर्क तो कोई भी कर सकता है, उसकी स्किल के लिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए कोई स्किल चाहिए, और स्किल उसी ह्यूमन के पास, तो वैल्यू है उसकी. इसी वजह से उसको सैलरी पे करते हैं, वरना सैलरी पे करने की जरूरत क्या है, उसकी तो वैल्यू है ही नहीं. तो ये वैल्यूएबल रिसोर्स है. अब इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज. अब क्या होगा, अगर पीपल की जो स्किल है, क्वालिटी है, उसको हम बढ़ा दें, उसको क्या करें, हम उसको हम बढ़ा दें, तो वो क्रिएट कर पाएगा क्या, मोर रिसोर्सेज. वो कई तरह के रिसोर्सेज क्रिएट कर पाएगा, जो हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में देखा ही था सारे. अब इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. मतलब कि अगर क्वालिटी बढ़ानी है, मतलब उनका डेवलपमेंट करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम उसे कह देते हैं. तो आपसे ये पूछा जा सकता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है. आपका ये यहां से लेकर यहां तक डेफिनेशन हो सकती है. ठीक है, अब आ जाइए नीचे. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ प्रैक्टिस दैट कंबाइंस ट्रेनिंग दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, एफर्ट्स टू एनकरेज इंप्रूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. वही क्या किया जाता है, कोई भी इंडिविजुअल है उसको डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी चीजें कराई जाती है. अ ग्रुप और अ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. क्या भाई, एक ग्रुप हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस हो सकती है, उसके द्वारा उनका सारा चीज कराई जाती है. ठीक है, अब आ जाइए किस पे, हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया. क्वालिटी ऑफ स्किल्स देंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बन जाएगा. अदरवाइज ह्यूमन खुद एक रिसोर्स, स्पेशल रिसोर्स वो हमने देख लिया. अब इन सबको कंजर्व कैसे करें. आपने देखा कि ह्यूमन जो है कई तरीके की एक्टिविटीज करता है, उन एक्टिविटीज करने के कारण क्या होता है कि भाई डिप्लीशन हो जाता है. जो डिप्लीशन होगा तो उसे रिकवर करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. द टर्म रिसोर्स कंजर्वेशन रेफर्स टू द केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्स. ये पॉइंट याद रखिए. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज. चलिए आगे देखते हैं. The reserves of most of the natural resources and limited, and once they get exhausted, it takes an extremely long time to renew them. और जब बहुत ज्यादा हो जाए तो उनको बहुत ज्यादा समय लग जाता है रिन्यू करने में. The demand for resources in increasing becomes the rise in population. अब डिमांड कब बढ़ती है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है. As the resources are being used at very fast rate, बहुत ज्यादा फास्ट हमारी नीड बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है. इंडिया की नीड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है. Since the demand is more than the supply, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है. The reserves of natural resources are being, ये डबल बार हो चुका है यहाँ पे, इसको डिलीट कर दीजिएगा, ये डबल यहाँ पे हो गया. आर being depleted fast. तो भाई उनको डिप्लीट कर दिया गया फास्ट, बहुत ज्यादा जोरों से हम उसे डिप्लीट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. So in the view of this, it is very important to conserve our natural resources. तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व करके रख सकें. अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली विदाउट वेस्टिंग देम. अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स व्हाट, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली यूज करेंगे विदाउट वेस्टिंग. मतलब आप उन्हें वेस्ट मत करिए और अपना दिमाग लगाइए कि किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं. यू डोंट हैव एनी सच रिसोर्स टू वेस्ट बिकॉज इट इज लिमिटेड. नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो वी हैव टू यूज इट cautiously. Now, sustainable development is the development
that meets the needs of the present population without compromising the needs of the future generation. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपनी नीड पूरी करनी है, फ्यूचर की वालों की नीड पूरी नहीं करनी, मतलब सिर्फ सेल्फिश नहीं होना है. वी हैव टू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. So don't compromise the needs of the future generation while meeting the needs of the present population. ठीक है, understood? Easy है. It involves identifying the reasons for the depletion of our natural resources. ये क्या इन्वॉल्व करता है कि भाई हमें आइडेंटिफाई करने होंगे क्या कारण, किसके डिप्लीशन के, खत्म होने के, किनके, नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज के खत्म होने के कारण को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके हम उनका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे. प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड एक्सेस पॉपुलेशन कंजम्पशन, रिसाइकलिंग रीयूजेबल रिसोर्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना कंजम्पशन को कंट्रोल करना पड़ेगा. जितनी हमारी नीड है उतना कंजम्पशन करो, उससे ज्यादा कंजम्पशन करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, और उन्हें रिसाइकल भी करो. एक बार यूज कर ले तो दोबारा यूज करने लायक अगर वो है कंडीशन में तो उसको फिर यूज करो, रीयूज करो. अब प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, प्रोटेक्टिंग और एनवायरमेंट. प्रिवेंट करना होगा क्या, पॉल्यूशन को. प्रोटेक्ट करना होगा अपने एनवायरमेंट को. प्रिवेंटिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो यूजिंग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज विच आर एबंडेंटली अवेलेबल. जो एबंडेंटली अवेलेबल है उनको भी हमें ध्यान से यूज करना चाहिए. Our motto of sustainable development should be, sustainable development का मोटो क्या होना चाहिए, improve the quality of life and general standard of living. Conserve the earth, diverse resources को कंजर्व करो. ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे एक बार में खत्म कर दो. Reduce depletion of natural resources, कम करो. Adopt करो proper attitude towards environment, भाई environment को बचाना है. Save for the future generation, के लिए भी बचाओ. The easiest and most successful way of conservation of resources is the follow the 3 methods, that is reduce, reuse, recycle. मतलब रिड्यूस करो, कम करो, यूज कर लिया फिर यूज करो, और फिर जो खत्म होने के कगार पे आया उससे कुछ और बना लो, रिसाइकिल कर दो. तो इन 3 चीजों से आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि एक दूसरे में करके आप क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम डिप्लीट करवा सकते हैं. अब चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम. इनमें से कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क में करने होंगे. चलिए आ जाइए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, यस. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, नहीं, ह्यूमन मेड नहीं है. स्प्रिंग वाटर, नहीं, ये भी ह्यूमन मेड नहीं है. मेडिसिन जो है ह्यूमन ने मेड करी, तो हमारा आंसर हो गया. इजी था. अब कंप्लीट करना है स्टेटमेंट. बायोटिक रिसोर्सेज आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, नो. डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, नो. डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग, राइट. बायोटिक का मतलब ही क्या होता है, लिविंग थिंग. हमारा आंसर हो गया. थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स. कौन सा है कि जो सब्सटेंस है वो रिसोर्सेस को बनाता नहीं. डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स. क्वांटिटी अगर किसी सब्सटेंस की ज्यादा है तो क्या वो एक रिसोर्स हो सकता है, देखते हैं. यूटिलिटी या वैल्यू. डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स. यूटिलिटी तो बनाती है भाई सब्सटेंस को रिसोर्स, वैल्यू भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है, क्वांटिटी नहीं बनाती भाई. हमारा आंसर क्या होगा, क्वांटिटी. क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो वो रिसोर्स है या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं. उसका यूज होना चाहिए और उसकी वैल्यू होनी चाहिए. अब डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द फॉलोइंग, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज. मैंने आपको बताया था पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनके पास पोटेंशियल है, ठीक है, कुछ करने का, बट अभी तक टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है. और एक्चुअल रिसोर्स दैट इज डेवलप्ड रिसोर्स, जो डेवलप हो चुके हैं, रेडी टू यूज. ठीक है, तो ये आप डिफरेंशिएट करना, ये आपका होमवर्क है. मैं आपको ये होमवर्क में आपको इस तरीके से करना है. यहाँ पे पॉइंट लिखे, पॉइंट लिख के दोनों पे, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे एक्चुअल, और आपको डिफरेंशिएट करना है. उबिक्विटस लोकलाइज हमने अभी देख लिया. ये हमारे एवरीवे, हमारी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एयर, सनलाइट जो हमें हर जगह मिल रही है, वो उबिक्विटस है. और लोकलाइज जो बहुत ही लोकल एरिया में एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, उसमें भी हमें 3-4 दिखाने और कुछ एग्जांपल्स के साथ आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा. अब यहाँ पे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ. क्यों भाई डिस्ट्रीब्यूटेड है अनइक्वली पूरे अर्थ पे, ये आपको बताना है.
क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे अर्थ का अनइक्वल, ये भी आपका होमवर्क में हो गया, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। सेकंड, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, हमने अभी देखा रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, तो वहां से आप पॉइंट्स लिख लीजिएगा। व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, तो ह्यूमन रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन के पास स्किल है, स्पेशल रिसोर्स है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स है, स्किल है। अब ये व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ना यहाँ पे, वो आप लिख देना, ये आपका आंसर हो जाए। अब आ जाइए कुछ एक्सरसाइजेस। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इन एयर, कौन सा है एयर में, तो मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, यूबिक्विटस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कौन सा है नॉन रिन्यूएबल, जिसको अपन रिन्यू नहीं कर सकते दोबारा, सनलाइट को, वाटर को, या एयर को, ये आपको बताना है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होमवर्क होगा, मैंने आपको बता रखा है। ये तो आपको पता लग गया कि भाई सनलाइट नहीं है नॉन रिन्यूएबल, वो रिन्यूएबल है। अब देखिए वाटर है, एयर है, कौन है, ये आपको बताना है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड रिसोर्स, रोड है, स्कूल है, फॉरेस्ट मैन मेड नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक रिसोर्स, कौन सा है भाई अबायोटिक, एनिमल्स, वाटर, प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स तो बायोटिक है, तो वाटर हमारा अबायोटिक हो गया। तो ये हमने कर लिया। अब जो बाकी के आपके क्वेश्चन है बी सी डी ई, ये सब क्या है भाई, ये सब आपको होमवर्क में करने, बी सी डी ई ये आपको होमवर्क में करनी, ये आपका होमवर्क। चलिए ये आप होमवर्क में करके लाइएगा, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।